सत्ता में अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर जिसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए 2024 का लक्ष्य दे दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अब चुनाव के लिए महज 400 दिन बचे हैं, लिहाजा समाज के सभी धर्मों और वर्गों के पास जाइए और अपनी बात रखिए। भले ही वो वोट दें या ना दें, आपको उनके पास जाना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप चर्च जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, बोहरा समुदाय के पास जाएं, आप सबको टच करें और इसकी चिंता करें कि वो आपको वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके अलावा पीएम मोदी ने बेवजह की बयानबाजियों से बचने की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने जोर देकर यह कहा कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता बेवजह बयानबाजी ना करें। पसमानदा मुस्लिम और बोहरा समाज के लोगों से जाकर मिलें, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान ना दें, प्रोफेशनल मुस्लिमों तक अपनी बात पहुंचाएं, अपनी भाषा में मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। बीजेपी नेता हर दिन अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलें, बॉर्डर के पास के गांव में संगठन और यूथ को कमजोर करें, मजबूत करें, बूथ को मजबूत करें और यूथ को दोनों को मजबूत करें। सर्जिकल स्ट्राइक और वैक्सीनेशन जैसे काम लोगों को बताएं। और एक बार सुन लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जो पूरी इस मामले में डिटेल दी है वो क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। पीएम मोदी के संबोधन के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी ने 2023 के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत की तैयारियों का ऐलान भी कर दिया। इस बैठक की सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले कुछ ही दिनों में खत्म हो रहा था, लेकिन आज के ऐलान से ये क्लियर है कि बीजेपी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जेपी नड्डा के नाम पर लगी मोहर की जानकारी देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मीडिया के सामने आए। महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही है। बीजेपी के नेताओं को कहा है कि किसी के बारे में भी गलत बयानबाजी ना करें, यूथ को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। और क्या कहा, TV9 भारतवर्ष ने निर्मल सिंह से खास बातचीत की है, उसमें सुनते हैं। सामाजिक बदलाव के लिए जब हम समाज को रीच आउट करते हैं तो उसमें वोट जो है, वोट सिर्फ वोट के लिए नहीं, समाज अगर बदलना है और जो एकता लानी है तो उसके लिए उन्होंने उसी प्रकार का जो है
तो अल्टीमेटली हमें ये लगता है कि नहीं, जब उनको महसूस होगा, लगेगा पे हम उनके पास जाएंगे, लगेगा तो वोट तो आने ही वाले हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो इसी अप्रोच के साथ, इसी कोशिश से बनी है, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि और ज़्यादा हमारा जो है बिल्कुल एक्सपेंशन होगा। क्या पार्टी के नेता अब सूफीज़ के यहाँ या चर्च में या बोहरा समाज के लोगों के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उन्होंने एक कहा है, क्योंकि सूफीज़म जो है वो भाईचारे की बात करता है, शांति की बात करता है, उसमें कट्टरता नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जो कश्मीरियत का मतलब ही सूफीज़म है। हम जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से वो है। लेकिन दूसरी पाकिस्तान है, जो चरार शरीफ को जलाना, क्यों जलाना? क्योंकि वो सूफी श्राइन थी। तो एक तरफ जो दो सोच है, कट्टरता की सोच है, एक जो है सूफीज़म की सोच है। तो उसके प्रधानमंत्री जी ने वही हमें प्रेरित किया है कि आप जो इस तरफ जाएं। और राष्ट्रपति जब माने कोविंद जी थे, जब वो जम्मू आए थे, मैं डिप्टी सीएम था, तब हमने सूफी जो उनको बुला के ही वहाँ किया। तो इसलिए हम पहले करते रहे, अभी और जोर शोर से करेंगे। और सत्ता में अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो अब कश्मीर पहुंचने वाली है, जहां इस यात्रा के अहम पड़ाव पर अब मिशन कश्मीर की शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अभी पंजाब में है। अगले 48 घंटे में वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। पंजाब से लखनऊ के रास्ते वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब से होते हुए वो जम्मू में दाखिल होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने जो बड़ा प्लान तैयार किया है, उसके बारे में हम आपको बता दें। ये यात्रा अब उसके आखिरी चरण में पहुंच जाएगी और इसको कामयाब बनाने के लिए पूरी पार्टी जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए 23 समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस राज्यों के सीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, शिवसेना नेता संजय राउत समेत कई विरोधी दल के नेता इसमें शामिल होंगे। इसे एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा के शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि इस शक्ति प्रदर्शन से राहुल गांधी 2024 के चुनावी युद्ध की शुरुआत कर देंगे, लेकिन उनके इस प्लान में थोड़ी सी समस्या हो गई है। इसके लिए मिशन कश्मीर में सुरक्षा की चुनौतियों ने पेच फंसा दिया है। और मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी से अपने प्लान में कुछ बदलाव करने के लिए भी कहा गया है। राहुल गांधी से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में कुछ इलाकों में वो पैदल ना चलें, बल्कि वो गाड़ी से ही सवार होकर जाएं। सुरक्षा एजेंसी चाहती हैं कि श्रीनगर में राहुल गांधी कुछ ही लोगों के साथ चलें। जिन इलाकों में राहुल गांधी रात बिताएंगे और जिस जगह पर वो रहेंगे, वहाँ के सुरक्षा इंतजाम किस तरीके के होंगे, इस पर भी काम चल रहा है। 19 जनवरी को राहुल गांधी जम्मू क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि 27 जनवरी को अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर में प्रवेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आतंकी खतरा है। इन बातों के अलावा राहुल गांधी जब कश्मीर में होंगे तो उस समय बहुत ठंड होगी और ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इन बातों को जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी मिशन कश्मीर को कामयाब बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के गंभीर खतरे को देखते हुए क्या कांग्रेस इस समापन कार्यक्रम को आसानी से कर पाएगी? जम्मू कश्मीर के डीजीपी कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी। 3-4 दिन का जो उनका हिस्सा है वो कश्मीर की तरफ होगा, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है। सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पे, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पे करेंगे। तो 2 दिन बाद राहुल गांधी कश्मीर में होंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब में उनके सुरक्षा चक्र में लगी सेंध ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी आज पंजाब में हैं और यहीं उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई। होशियारपुर में सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए एक युवक राहुल गांधी के पास पहुंच गया और अचानक उन्हें गले लगा लिया। युवक को राहुल गांधी से गले मिलते देख सुरक्षा में अलर्ट जवानों ने उस युवक को राहुल गांधी से तुरंत दूर कर दिया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब एक युवक अचानक राहुल गांधी से गले मिलने के लिए आ गया था, जिसे तुरंत वहां से हटाया गया। इससे पहले रास्ते में राहुल गांधी के टी ब्रेक से पहले एक व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी पहुंच गया था। ढाबे पर अचानक उस व्यक्ति को देखकर राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए, लेकिन राहुल गांधी ने गले लगने की घटना को सुरक्षा में चूक नहीं माना है। वो कह रहे हैं कि कोई मुझे गले लगाकर चला गया। उत्साह में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पहले एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि सुरक्षा एजेंसियां इस पर क्या कह रही हैं। Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was
he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens. It happens quite often. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. राहुल गांधी भले ही बड़े दिल के साथ इस सुरक्षा चूक को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस मान रही है कि पहली नजर में ये घटना सुरक्षा चूक की है। राहुल की सुरक्षा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, बिना जांच के किसी को राहुल गांधी के सिक्योरिटी बॉक्स में जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से वो युवक राहुल गांधी के करीब गया उसकी उम्मीद नहीं थी। तीसरी बात, जब तक वीडियो की जांच नहीं हो जाती हम सुरक्षा में चूक से इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट की जो वीडियो मैंने देखी है उससे लगता है कि एज इफ इट इज़ ए सिक्योरिटी ब्रीच। जिस तरीके से उसने हग किया राहुल जी को, आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आप देखोगे कि राहुल जी भी एक बार, क्योंकि मिलने कोई शेक हैंड करेगा, मेरे को भी 1-2 बार बुलाया है, मैं मिला हूँ कोई ना कोई सिक्योरिटी के उसके लिए, तो शेक हैंड ही करूँगा ना, हग तो नहीं करूँगा। अगर पिछले 1 महीने के अंदर की बात करें तो ये तीसरा मामला है जब राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में सेंध लगी है। आज पंजाब में एक के बाद एक 2 बार ऐसा हुआ, जबकि इससे पहले दिल्ली में 24 दिसंबर को राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे में सेंध लगी थी, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा मजबूत करने और लापरवाही ना बरतने की मांग की थी। इस पर सीआरपीएफ ने कहा था कि राहुल गांधी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। हालांकि उस सुरक्षा चूक और आज की घटना में अंतर यह है कि तब कांग्रेस से खतरनाक जो स्थिति थी कांग्रेस बता रही थी उस वक्त, लापरवाही बता रही थी उस वक्त, आज राहुल गांधी इसे अति उत्साह बता रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षा चिंताएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इन चिंताओं से अलग राहुल गांधी सरकार पर जमकर हमले कर रहे हैं। आज पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई अमीरी गरीबी, मोहब्बत नफरत और आरएसएस का नाम लेकर बीजेपी पर कई हमले किए। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उनसे पूछा गया जो था तो राजनीतिक, लेकिन उनके परिवार से भी जुड़ा हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि वरुण गांधी बीजेपी में हैं, यहां चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार सुनिए उन्होंने अपने भाई वरुण गांधी पर और क्या क्या कहा। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। दरअसल वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और कई मामलों में वो सरकार पर विपक्ष से ज्यादा हमलावर हैं। ऐसे में इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे थे कि 2024 के चुनाव से पहले वरुण गांधी को बड़ा राजनीतिक फैसला वो कोई ले सकते हैं। इसलिए आज राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन राहुल गांधी ने ये क्लियर किया कि वो वरुण गांधी को गले तो लगा सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा को गले नहीं लगाएंगे। वरुण गांधी ने राहुल गांधी के बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और बीजेपी के 2024 वाले प्लान के बाद अब बात बिहार की सत्ता में मचे घमासान की, जिसमें अब सीधे सीधे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का नाम लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। और इसकी शुरुआत इस बार भी नीतीश कुमार सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की।
रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर को जब जेडीयू की तरफ से चुप रहने की हिदायत दी गई तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें संकेतों में उन्होंने तेजस्वी युक्त बिहार की बात कही, यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला बिहार। उन्होंने लिखा, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। इस ट्वीट के जवाब में जेडीयू की ओर से भी एक ट्वीट किया गया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार, ट्विटर नहीं काम की सरकार। शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। इस पोस्टर में बताया गया कि लालू यादव की सरकार के दौरान 1996 में बिहार में प्रति शिक्षक कितने छात्र थे और अब कितने हैं। इन आंकड़ों में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस लालू यादव की सरकार के समय से बेहतर बताया गया। तो अब तक बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे का बचाव करते रहे हैं, लेकिन यहां एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, यानी अंदर ही अंदर काफी खींचतान दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जेडीयू के प्रवक्ता ही आरजेडी पर हमलावर हैं। खुद नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि किसी को भी किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उस पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की बात से तेजस्वी यादव बैकफुट पर है, लेकिन रामचरितमानस पर सीधे अपने मंत्री को नसीहत देने के बदले वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संविधान है। नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। I have made a very clear point. संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे है? संविधान से। और संविधान में क्या है? हर किसी को, आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही गया है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार आरजेडी नेताओं के निशाने पर रहे हैं। पहले सुधाकर सिंह ने मंत्री रहते नीतीश कुमार पर कई बार हमले किए। मंत्री पद जाने के बाद भी वो नीतीश कुमार पर हमला करते रहे। इसके अलावा अलग अलग समय पर कई आरजेडी विधायकों ने हमला किया। पहले तो नीतीश कुमार इन बयानों को चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन अब जेडीयू और खुद नीतीश कुमार खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। सत्ता में अब ऑक्सीफेम की वो रिपोर्ट जो बताती है कि ये दुनिया के अमीरों की दुनिया है ये, और जिस तरह पहले कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है वही बचता है, उसी तरह अब कहा जाएगा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, यानी जो अमीर है अंत में वही बचेगा और आराम से जीवन व्यतीत करेगा। आज हमने ऑक्सफैम की लेटेस्ट रिपोर्ट पर सत्ता की कुंजी तैयार की है। इसकी शुरुआत एक मीम से करते हैं। आज से करीब 47 साल पहले एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस फिल्म में अमीरी और गरीबी, बेईमानी और ईमानदारी, लालच और नैतिकता के बीच की दीवार को पर्दे पर दिखाया गया था। इसके मर्म को समझने की कोशिश की गई थी। 4 दशक बाद आज की तारीख में भी ये दीवार हर गुजरते मिनट के साथ ऊंची होती जा रही है। फिल्म दीवार का एक डायलॉग था, मेरे पास माँ है। उस पूरे संवाद को हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट के आधार पर नए तरीके से तैयार किया है। आज दीवार का अमीर विजय यही कहता है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, संपत्ति भी हर गुजरते मिनट के साथ खूब बढ़ रही है, क्या है तुम्हारे पास? और विजय का गरीब भाई रवि ये कहता है कि मेरे ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी है, मुझे तुमसे ज़्यादा जीएसटी देना है। ये किसी फिल्मी कहानी की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि आज देश में गरीबी के सामने अमीरी की ऊंची होती दौलत की दीवार है। इसे कुछ आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी यही है कि इस देश में अमीर और भी अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी गरीब। समाज सेवी संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के पहले दिन एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल दौलत के करीब 40% से ज़्यादा हिस्से पर करीब देश के महज 1% सबसे दौलतमंद लोगों का कब्जा है, जबकि 50% आबादी के पास देश की कुल दौलत का सिर्फ 3% हिस्सा ही है। इस आंकड़े से आप समझ रहे होंगे कि गरीबों के सामने अमीरों की दौलत वाली दीवार क्यों और कैसे ऊंची होती जा रही है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह कोरोना महामारी फैली, ठीक उसी तरह अमीरी और गरीबी की विषमता भी फैलती जा रही है। इसकी खाई और भी गहरी होती जा रही है।
रिपोर्ट के एक मुताबिक साल 2020 में देश में 102 अरबपति थे। इनकी संख्या सिर्फ 2 साल में यानी साल 2022 तक बढ़कर 166 हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना महामारी के दौरान अरबपतियों की दौलत में 121% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरबपतियों की दौलत में औसतन हर दिन करीब 22,100 करोड़ रुपए का इजाफा हो रहा था। इसको अगर मिनट के हिसाब से देखें तो औसतन हर मिनट लगभग 15.5 करोड़ रुपए उनके बढ़ रहे हैं। देश के टॉप 100 अमीरों की कुल दौलत करीब 54.12 लाख करोड़ है। कहा जा रहा है कि इन पैसों से भारत का पूरा बजट 18 महीने तक चल सकता है। आपको साफ साफ बता दें कि गरीब का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं है जो लेबर क्लास के हैं या फिर किसान हैं। इस फहरिस्त में सैलरीड क्लास के लोग भी हैं जिनका वेतन टैक्स कटने के बाद अकाउंट में आता है, जो रोज किसी ना किसी रूप में टैक्स पे करते हैं। वो लोग मिलने वाली हर सुविधा की किसी ना किसी रूप में टैक्स के तौर पर तय कीमत चुकाते रहते हैं। फिर भी ये कितनी दौलत कमा पा रहे हैं और कितनी पानी में है, इसके लिए आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ गरीबों के बराबर दौलत है। सोचिए, 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ जो लोग हैं उनके बराबर की दौलत है। अगर एक अरबपति की बात करें तो औसतन एक अरबपति के पास करीब 3 करोड़ गरीब के बराबर की संपत्ति है। एक अरबपति 3 करोड़ गरीबों के बराबर की संपत्ति रखे हुए है। देश में आर्थिक विषमता की कहानी भी अजीब है। अकूत दौलत अमीरों के पास है, लेकिन ज्यादा टैक्स मेहनतकश, हर महीने वेतन का इंतजार करने वाले या फिर डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग भर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की 50% गरीब आबादी जीएसटी कलेक्शन का 64% हिस्सा दे रही है, जबकि इसके ठीक उलट 10% अमीर आबादी का जीएसटी कलेक्शन में सिर्फ 3% का ही योगदान है। यहाँ गरीब का मतलब उन लोगों से है जो आर्थिक हैसियत के लिहाज से देश के सबसे कमजोर 50% तबके में आते हैं। जीएसटी को लेकर आई इस रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं, और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की। हमारी जब सरकार थी, हमने रिकॉर्ड लोगों को, इस देश में रिकॉर्ड लोगों को गरीबी से निकाला था। 20 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था, यूपीए की सरकार। उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने वापस गरीबी में डाल दिया है। तो हमारी पॉलिसीज हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की होती हैं, मगर हमारी पॉलिसीज गरीब लोगों की रक्षा करने की भी होती हैं। चाहे एक मशहूर शायरी है कि मेरी जिंदगी का दस्तूर भी अजीब है, दिल मेरा अमीर पर किस्मत गरीब है। पिछले कुछ सालों में भारत में निचले तबके के जो 50% लोग हैं उनकी किस्मत और जिंदगी पर यह शायरी सटीक बैठ रही है, क्योंकि टैक्स वो भर रहे हैं और दूसरी ओर अमीरों की कमाई बेतहाशा बढ़ रही है। रिपोर्ट में पिछले 10 सालों में अस्तित्व में आई नई संपत्ति पर तैयार ये की गई रिपोर्ट, यानी पिछले 10 सालों में जो नई संपत्ति अस्तित्व में आई है उसमें देश की करीब 50% संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के पास गई है। साल 2012 से 2021 के बीच अस्तित्व में आई इस संपत्ति पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। 50% जनता के हाथ में सिर्फ 3% ही संपत्ति है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह कि टॉप 1% अमीरों की कमाई नीचे के 50% लोगों से 74 गुना ज्यादा है। अगर गौर से देखें तो पिछले एक दशक में दुनिया की आधी नई दौलत पर टॉप मोस्ट अमीरों का कब्जा है। वैसे तो पूरी दुनिया में अमीरों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनकी बात करें तो एलॉन मस्क जो दुनिया के टॉप मोस्ट अमीर में शुमार हैं, इन्होंने साल 2014 से 18 के बीच 3% रेट पर टैक्स पे किया। सोचिए, सिर्फ 3% पर। जबकि इसके ठीक उलट एवर क्रिस्टिना जो नॉर्दर्न युगांडा की रहने वाले व्यापारी हैं, महीने में महज 6,541 रुपये का मुनाफा कमाती हैं। इन्होंने साल 2014 से 18 के बीच 40% रेट पर टैक्स पे किया। इन दो शख्सियतों की स्थिति से दुनिया में अमीरी और गरीबी की दीवार को समझा जा सकता है।
तो भारत विकासशील देश जरूर है, यहाँ गरीबों की तादाद अच्छी खासी जरूर है, लेकिन यहाँ अमीरों की दौलत इतनी है जो वर्ल्ड के बड़े बड़े अरबपतियों की संपत्ति को टक्कर देती है। भारत में अमीरों की दौलत से क्या क्या हो सकता है, जरा इसे भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हवाले से समझ लीजिए। अगर देश के अमीरों पर 2% टैक्स लगे तो करीब 40,423 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं, सिर्फ 2%। इससे कुपोषित लोगों का 3 साल तक पर्याप्त पोषण हो सकता है। वहीं अगर देश के 10 टॉप अमीर पर 5% टैक्स लगे तो करीब 1,37,00,000 रुपए जुटाए जा सकते हैं। ये पैसे देश में 1,00,000 करोड़ रुपए हम कह रहे हैं, ये पैसे देश में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दोबारा पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी है। इतना ही नहीं, ये रकम स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बजट के कुल बजट से भी 1.5 गुना ज़्यादा है। अमीरी और गरीबी में इसी आर्थिक विषमता की वजह से अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के सुझाव मिलते रहे। कभी अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाने का सुझाव आया, कभी उत्तराधिकार टैक्स लगाने का सुझाव आया। अगर दुनिया की बात करें तो 2/3 देशों में उत्तराधिकारी टैक्स नहीं लगता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अरबपति बिना उत्तराधिकार टैक्स वाले देश में रहते हैं और वहीं रहना पसंद भी करते हैं। दुनिया के आधे अरबपति ऐसे देशों में दौलत बनाते रहते हैं। दुनिया के तमाम अरबपति ये सुनिश्चित करते रहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी को बिना टैक्स दिए दौलत मिल जाए। और एक बार फिर से आपको वो मीम दिखा देते हैं जो आपको ज़रूर देखना चाहिए और शायद फिर आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि कैसे उस दीवार फिल्म के 2 कैरेक्टर्स विजय और रवि जब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तब उनके बीच आज नए डायलॉग के साथ क्या बातचीत होगी, जिसमें साफ तौर पर गरीब रवि सिर्फ यही कहेगा कि वो टैक्स की मार में फंसा हुआ है।